बच्चों नमस्कार, ठीक हैं आप? और सुनाइए क्या हाल चाल है? तो जल्दी से कर लीजिए, आज ख़त्म करना है तो ये फिनिश तो हो जाता लास्ट क्लास में भी, पर थोड़ा जल्दबाजी में ना आपके सर जी को मज़ा नहीं आता चीज़ें छुड़वा के, तो इसलिए बस थोड़ा सा है, आज ज़्यादा नहीं है। ध्यान से समझिए, समझने का ये देख, बहुत ध्यान समझना। ह्यूमन, अगर हम अपनी और आपकी बात करें यानी ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन एक एरोबिक एनिमल है। आप कहेंगे एनिमल है सर हमने अरे भाई एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा हुआ आपने? एक सेकंड, आपने एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा हुआ? तो एनिमल किंगडम में हमने यही पढ़ा था कि ह्यूमन एक एनिमल है, एरोबिक एनिमल है। वो बात अलग है कि हम मैमल है, यानी मैमल है पर है तो एनिमल ना, मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम है। तो ह्यूमन एक एरोबिक है। एरोबिक उसे कहते हैं जिनकी बॉडी के अंदर जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड है इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो एरोबिक कहलाते हैं। बाकी इक्वेशन कंप्लीट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, आप बहुत समझदार बच्चे हैं। आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, हमने कहा जी कि सर वाटर वेपर्स बनेंगे और प्लस एनर्जी रिलीज होगी, और इस एनर्जी को हमारी सेल्स, हमारी बॉडी एटीपी में ट्रैप कर लेगी, एटीपी बना लेगी, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो एटीपी को ब्रेक कर एटीपी का फिर हाइड्रोलाइसिस होगा एटीपीएज एंजाइम से, हाइड्रोलाइसिस होगा एटीपीएज एंजाइम से, तो एडीपी और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा, फिर एनर्जी मिलेगी, फिर एटीपी बन जाएगा। ये आप सब जानते हैं। यानी कि ह्यूमन एक एरोबिक एनिमल है और हमारी बॉडी के अंदर यानी कि ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए। आप ऐसे समझ लो, जब हम भागते हैं, हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, बड़ी तेज़ी से रिपीटेड, बार बार मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, बड़ी तेज जिम में हम ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, भागे जा रहे हैं, यानी जब हम हार्ड वर्क करते हैं ड्यूरिंग ये 10th में भी पढ़ा हुआ आपने, ड्यूरिंग स्ट्रेनुअस यानी हार्ड वर्क, हार्ड एक्सरसाइज, और हार्ड एक्सरसाइज उसे कहते हैं जब पसीने छूट जाए। ड्यूरिंग स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज एनारोबिक कंडीशंस आर डेवलप्ड। या यूं कहिए कि जब हम हार्ड एक्सरसाइज करेंगे रिपीटेडली, बार बार मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि आप यूं भी कह सकते हैं कि रिपीटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और जब रिपीटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एनारोबिक कंडीशन डेवलप होती है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। पॉजिटिव लगता है एरोबिक, यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा है तो पॉजिटिव लगा है तो ज़्यादा है, नेगेटिव है तो कम है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, जो आपने शायद याद हो इंसुलिन के वक्त पढ़ा था कि सर जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में आ जाता है तो इंसुलिन जितना यूटिलाइज हो गया, बाकी को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो ब्रेकडाउन है एनारोबिक कंडीशन में, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन होने लगता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन होने लगता है, ठीक है, ध्यान सुनना। और जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है तो लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड, ये एनसीईआरटी ने लिखा है। लेकिन हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो याद करो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवाई थी, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स की पहली क्लास में देखना, जो पूरी सेल दिखाई थी वो एक्यूरेट है। ये पता नहीं क्यों एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है, लिखना तो हमें भी ऐसे ही पड़ेगा, पर हमने आपको पढ़ाया था कि हमारी सेल में जो ग्लूकोज आता है उसका ग्लाइकोलाइसिस होता है और बनता है पायरुविक एसिड। अगर देखना ज़रूर, आपका देखना ज़रूर उसे, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स की पहली क्लास का एक पूरा जो हाँ लिखा ना स्कीम ऑफ द रेस्पायरेशन, वो असली पेज है। तो हमने कहा था अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट होगी तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, अदरवाइज अगर हम यीस्ट की बात करें तो अल्कोहल बनेगा, इथेनॉल बनेगा, इथेनॉल यानी कि C2H5OH बनेगा। लेकिन अगर हम अपनी बात करें
तो साइटोप्लाज्म में रहेगा पायरुविक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने की शर्त है, कंडीशंस है कि सेल को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिले। बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ये है सही बात, पता नहीं क्यों ऐसा लिख रहे हैं, भगवान जाने। तो जब हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है, हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है, तो इसे मसल फैटीग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मसल फैटीग। तो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड in muscles is called मसल फैटीग। यानी हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं, फैटीग मतलब थकान, और हम थक कर बैठ जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि जो लगातार दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है, वो लंबी दौड़ता है, वो लंबी रेस का घोड़ा है। जो बड़ी तेज़ भागता है वो जल्दी थक जाता है। तो जो पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़ता है लेकिन लगातार पढ़ता है, वो बहुत आगे निकल जाता है। जो पेपरों के लास्ट के दिनों में जाके पढ़ता है और बहुत ज़्यादा पढ़ता है, वो थक के बैठ जाता है, सो जाता है वो। तो मसल फैटीग क्या है, जल्दी से आप इसे प्लीज़ नोट कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए। आ जाओ बच्चों जी। आइए देखिए, ये मसल्स है, मसल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन स्टोर करता है, और हमारे ब्लड में होता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन। लेकिन हम मसल्स की बात कर रहे हैं। मसल्स कंटेन ए ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। अपना क्या नाम है, हमने कॉल्ड मायोग्लोबिन, उसे मायोग्लोबिन कहते हैं। यानी कि मसल्स के अंदर हमारी एक ऑक्सीजन स्टोर करने वाला पिगमेंट है मायोग्लोबिन। और ये मायोग्लोबिन जिन मसल्स में होता है, ये नहीं कि हर मसल्स में होता है, मैक्सिमम कुछ मसल्स में होता है, थोड़ा बहुत कुछ मसल्स में होता है। यानी देयर आर टू टाइप ऑफ मसल फाइबर, टू टाइप ऑफ मसल्स, जिनमें एक ये अबंडेंट क्वांटिटी में है और जिनमें एक ये लेस क्वांटिटी में है। तो ये मायोग्लोबिन देता है गिव रेड अपीयरेंस, ये रेड कलर देता है। यानी कि गिव रेड अपीयरेंस और रेड कलर टू मसल्स। और मसल्स की यूनिट है मसल फाइबर। तो यानी कि बच्चों मसल फाइबर्स दो प्रकार के हो गए इस बेसिस पर कि भाई मायोग्लोबिन है या नहीं है। तो एक हो गए रेड मसल फाइबर उन्हें कहते हैं जिनके अंदर ये अबंडेंट क्वांटिटी में होता है मायोग्लोबिन, और जिनमें लेस क्वांटिटी में होता है उन्हें वाइट मसल फाइबर कहते हैं। तो दे आर कॉल्ड वाइट मसल फाइबर्स। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? आपने कहा जी ये डिफरेंस है, कंटेन मायोग्लोबिन इन abundant quantity। मायोग्लोबिन क्या है? मायोग्लोबिन इज द पिगमेंट, ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट फाउंड इन द मसल्स। कंटेन मायोग्लोबिन इन लेस अमाउंट। हालांकि कुछ बुक ये भी लिख देती है जिनमें है ही नहीं, ऐसा भी लिख देती है, पर सही बात ये है। तो इसके अंदर मायोग्लोबिन कम है। अब आप प्यार से समझ लीजिए, अगर इसमें मायोग्लोबिन है, अगर इस मसल फाइबर में या इन मसल्स में मायोग्लोबिन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है ना,
भाई यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, भाई ऑक्सीजन स्टोर करता है। और अगर जिनमें नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है। अब ऑक्सीजन सफिशिएंट मिलेगी तो फूड का प्रॉपर ब्रेकडाउन होगा। स्कीम वाला जरूर पेज याद रखना, अगर आपका पेपर आजकल में ही है बायोलॉजी का, फिर भी हम कहेंगे आपसे कि आप वो स्कीम ऑफ रेस्पिरेशन जरूर पढ़ना। कि एरोबिक ऑक्सीडेशन जब होता है ना फूड का, ग्लूकोज का, तो कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में तब जाता है जब ऑक्सीजन सफिशिएंट हो। तो अगर मायोग्लोबिन है रेड मसल्स में, यानी मसल फाइबर में अगर रेड पिगमेंट है, रेड कलर देने वाला मायोग्लोबिन है, सफिशिएंट क्वांटिटी में, अबंडेंट में है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ज़्यादा एरोबिक होगा। तो ऐसी मसल फाइबर में मोर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, मोर माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का यूटिलाइजेशन है, क्योंकि मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोर करता है, ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है तो माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शनल है। जब यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है तो सीधी सी बात माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा क्यों होंगे, तो लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इनके अंदर नंबर के लैंग्वेज में लिख लेते हैं, मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन इनके अंदर ना मोर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखे गए हैं, मोर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, दोनों याद रख लीजिएगा। जल्दी पॉज करिए, नोट करिए, और आपका यहाँ पर कोर्स ख़त्म। बस इस चैप्टर की अब डिसीज रह गई है, डिसीज हमें पढ़ना है, क्योंकि डिसीज हमें उन चैप्टर की भी पढ़ लेनी चाहिए जो डिलीट हो गए हैं। सभी की पढ़ी है, हर चैप्टर की डिसीज पढ़ी है, पर डाइजेस्टिव सिस्टम की नहीं पढ़ी, उसकी भी पढ़ेंगे और इस चैप्टर की भी पढ़ेंगे, क्योंकि डिसीज आ सकती है एग्जाम में। टॉपिक कटे हैं, डिसीज नहीं कटे, तो जल्दी नोट करिए और बुक निकाल लाइए। आ जाओ बच्चों, पहले जल्दी से रिक्वेस्ट है आपसे, पेज नंबर 308 निकाल लीजिए, 308 ये वाला। और यहाँ तक हमने कही थी कि आप कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स तक पढ़ लें, नोट कर लें, वो भगवान जाने आपने नोट करा नहीं करा, पर अगर आप पूरा कहना मानते हैं तो हम चैलेंज दे के कह रहे हैं, पूरा फ़ायदा होगा आपका एग्ज़ाम में। अगर आप पूरा नहीं मानते तो मज़ा नहीं आएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है पूरा कहना मानो, नहीं तो फिर मानो ही मत, कहने दो हमें जो कह रहे हैं, फिर कभी भी मत मानो। यहाँ से पढ़ते हैं एक साथ साथ रिपीटेड से, सब कुछ लिखवा करके पढ़वा रहे हैं। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल्स, एक्टिवेशन मतलब बार बार कॉन्ट्रैक्ट होना। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल्स कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन दैम। तो मसल में ग्लाइकोजन ब्रेक होने लगा और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगा। तो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन कॉजिंग द फैटिग, दिस इज कॉल्ड मसल फैटिग। अगला टॉपिक यहाँ से, मसल कंटेन रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल विच गिव्स ए रेडिश अपीयरेंस। सच मसल्स आर कॉल्ड रेड मसल्स या रेड मसल फाइबर्स। लिख रखा है सब कुछ। These muscles contain plenty of mitochondria which utilize the large amount of oxygen stored in them for ATP production। तो ये ATP productions के लिए है, for ATP। ये बता दिया आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यही पावर हाउस ऑफ द सेल है, for ATP production। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, These muscles therefore can also be called aerobic muscles। क्योंकि इनमें मायोग्लोबिन ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो हम इनको एरोबिक भी कह सकते हैं, एरोबिक मसल फाइबर। इनमें क्योंकि मायोग्लोबिन कम है, ऑक्सीजन कम है, तो हम इन्हें एनारोबिक भी कह सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एनारोबिक मसल फाइबर्स। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द मसल possesses very less quantity ओ मायोग्लोबिन एंड देयरफॉर दे अपीयर पेल। इसलिए ये पेल दिखाई देती हैं, हल्की पीली को पेल कहते हैं, या वाइट दिखाई देती है, इसलिए इनका नाम वाइट मसल फाइबर्स है, वाइट मसल फाइबर्स है।
नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो फ्यू इन दैम बट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़े से ज़्यादा है। हो गया जी, ये सिलेबस में नहीं है, डिसीज निकाल लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वैसे भी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से पहले बुक निकालो, ये नोट कर लिया होगा आपने, पेज नंबर 312 पर सिर्फ पढ़ना है, लेकिन आपको खुद लिखना है बुक में से। पर ये एक भी डिसीज छोड़ना मत, नीट में बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपके 11th में भी आ सकती हैं। अगर आपके स्कूल के सर या मैडम पेपर ज़रा स्टैंडर्ड का बनाते हो तो डिसीज पक्का आनी चाहिए, पक्का आनी चाहिए इनमें से। पहली है माइस्थीनिया ग्रेविस। आप जानते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस इन्होंने जितना बताया उतना समझा देते हैं कि हमने कल ये नहीं पढ़ा था, कल से मतलब लास्ट क्लास में, कि ये हमारा मोटर न्यूरॉन है और ये मोटर एंड प्लेट है, ये मसल्स है, ये सार्कोलेमा है। मैं ज़रा इंक साफ कर लें, थोड़ी ज़्यादा है इस पेन के अंदर, नीचे गिर रही है। हाँ जी, सार्कोलेमा। आपने कहा जी, हमने कहा क्या ये लास्ट का हिस्सा जो ऐसे फैल गया था सार्कोलेमा पर, इसे हम मोटर एंड प्लेट नहीं कह रहे थे, मोटर एंड प्लेट। तो मोटर एंड प्लेट एंड सार्कोलेमा, क्या ये मिल करके याद करो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नहीं था? मसल्स है, ये मसल्स है, मसल फाइबर है, ये न्यूरॉन है। तो जहाँ न्यूरॉन और मसल मिल जाए इसे क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो दिस इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जब आप 12th में आ जाएंगे ना तो एक डिसीज़ पढ़ेंगे आप, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जब 12th में आ जाएंगे तो 12th के 8 चैप्टर में पढ़ेंगे 12th क्लास में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें पता क्या होता है, जब अपना इम्यून सिस्टम अपने ही ऑर्गन को डैमेज करने लगे। वैसे हमारा इम्यून सिस्टम इसलिए दिया है बाहर से आने वाले पैथोजन को डैमेज करे। हमने डॉग इसलिए पाला कि बाहर से आने वाले बदमाशों को वो किल करे, किल ना करे तो भौंक के भगाए, किल करेंगे तो हम भी फंस जाएंगे। लेकिन हमने इसलिए पाला है डॉग को कि बाहर से कोई बदमाश आए, कोई अनजान आए तो उस पर भौंके, हमें अलर्ट करे कोई आया है बाहर का, हम अलर्ट हो जाए। लेकिन जब घर का डॉग, घर का पालतू इम्यून सिस्टम यानी कि डॉग अपने मालिक को काटने लगे, इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ऑर्गन को डैमेज करने लगे तो इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे मस्कुलर जंक्शन को डैमेज करने लगे, जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे मस्कुलर जंक्शन को डैमेज करने लगे तो इस बीमारी को माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। बात समझ में आ गई? जरा एक बार रीडिंग मार लेते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग द मस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटीग। हमारी मसल थकी थकी हो जाएंगी क्योंकि मैसेज आएगा ही नहीं, हमारी मसल पैरालाइज टाइप हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, फैटीग हो जाएगी, वीकनिंग हो जाएंगी और पैरालिसिस हो जाएगा स्केलेटल मसल्स का। क्यों हुआ? क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डैमेज हो गया। किसने करा? हमारे इम्यून सिस्टम ने ही कर दिया। तो हम औरों के सताए हुए नहीं हैं, अपने ही इम्यून सिस्टम के सताए हुए हैं, और उसका सबूत है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एग्जाम्पल हो गया माइस्थीनिया ग्रेविस। तो माइस्थीनिया ग्रेविस इज कॉज्ड व्हेन आवर इम्यून सिस्टम डैमेजेस our neuromuscular junction. It leads to fatigue and weakening and paralysis of the skeletal muscles. एक डिसीज और है, ये लिखिए मस्कुलर डायस्ट्रोफी। मस्कुलर डायस्ट्रोफी। तो जब आप 12th में आ जाएंगे, 5th चैप्टर में पढ़ेंगे 12th में, पेज नंबर 91 पर पढ़ेंगे कि बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, फिनाइलकीटोनूरिया। तो आप पढ़ेंगे कभी कभी हमारे पेरेंट्स से हमें डिफेक्टिव जीन्स मिलते हैं। डिफेक्टिव जीन्स, जैसे किसी को बाल्डनेस का जीन मिला तो बेचारा बाल्ड हो गया, गंजा हो गया। किसी को डायबिटीज़ का मिला उसको डायबिटीज़ हो गई। तो हम बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तो ये मस्कुलर डायस्ट्रोफी, जिसके अंदर डायस्ट्रोफी कहते हैं पैरालिसिस को, डैमेज हो जाने को। जब धीरे धीरे हमारी स्केलेटल मसल डैमेज होने लगे, ख़राब होने लगे, वीक होने लगे, किसी ऑटोइम्यून से नहीं,
उन जीन से जो हमने पेरेंट्स से प्राप्त करे हैं। तो इस बीमारी को कहते हैं मस्कुलर डायस्ट्रोफी। जरा रीडिंग मार लेते हैं। प्रोग्रेसिव, लगातार डीजनरेट होना, डैमेज होना, स्केलेटल मसल्स मोस्टली ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। ये सब कुछ याद करके जाना, एग्जाम में आएगा। टेटाइनी क्या है? जब हमारे ब्लड लेवल में, जब हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है, लो लेवल ऑफ कैल्शियम क्या करता है, हमारी मसल्स में एक स्पाज्म पैदा करता है और हमारी मसल्स ऐंठने लगती हैं एकदम। जैसे कभी कभी आप कह रहे हैं पैर की उंगली सर अपने आप ही धीरे धीरे टेढ़ी हो रही है, सर यहाँ जहाँ पैर जॉइंट है यहाँ बार बार दर्द हो रहा है सर। आपने कहा तो नस पे नस चढ़ना कहते हैं, हमने वही तो टेटानी है। यानी कि स्पाज्म कहते हैं बड़ा वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, बड़ा ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्शन मसल्स के अंदर। पढ़िए, रैपिड स्पाज्म यानी वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, बड़ा तकड़ा कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल इन द बॉडी फ्लूइड, यानी ब्लड, बॉडी फ्लूइड ब्लड है। अगली डिसीज है अर्थराइटिस। आप याद करो अर्थोपोडा। आपने कहा अर्थोपोडा याद है मेरे को, तुमने अर्थोपोडा याद है तो जॉइंट याद करो ना, जॉइंट्स। और टिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो जब भी हमारे जॉइंट में सूजन आएगी तो अर्थराइटिस। कोज जो मर्जी हो, अगर हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है तो उम्र के साथ भी ऐसा होता है। अगर ये उम्र के साथ है तो अर्थराइटिस कहलाता है ओस्टियोआर्थराइटिस। अगर उम्र के साथ है, अगर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है, किडनी सही काम नहीं कर रही, यूरिक एसिड ज़्यादा बना रही है, तो इसे कहते हैं गाउटी अर्थराइटिस। इसे गाउट भी कहते हैं, गाउट। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, गाउटी अर्थराइटिस होगा एक ही काम, जॉइंट में सूजन आएगी। यानी अर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट, एंड इट मे बी ऑस्टियोआर्थराइटिस, इट मे बी गाउटी अर्थराइटिस। एक बीमारी और है ओस्टियोपोरोसिस। ये यूजुअली फीमेल में होता है। जब आप 12th में आ जाएंगे और चैप्टर 3 पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उसमें आप पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, और आप ये पढ़ेंगे फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल धीरे धीरे, एक तो प्यूबर्टी एज पे स्टार्ट होता है 12 से 13 साल की उम्र में फीमेल में, फिर धीरे धीरे 45 से 50 साल की उम्र में धीरे धीरे रुक जाता है, अपने आप रुक जाता है। उस पीरियड को मीनोपॉज कहते हैं, मीनोपॉज। तो मीनोपॉज के बाद फीमेल के अंदर जो फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, जो आप पढ़ चुके हैं, इसका लेवल कम हो जाता है, इसका लेवल कम होने लगता है, जिससे उस फीमेल की बोन कच्ची होने लगती है, वीक होने लगती है। यानी बोन मास, जो बोन का मटेरियल है वो कम होने लगता है। एक ऐड आता है, शायद ऑस्टो कैल्शियम का ऐड आता है, आप देखना ज़रूर। बैकबोन दिखाएंगे, रिब्स दिखाएंगे, और उसमें ये बताएंगे 30 साल की उम्र के बाद ये कैल्शियम हटने लगता है, बोन कच्ची हो जाती है, तो जल्दी से फ्रैक्चर होने के चांस हो जाते हैं। तो ऑस्टियोफोरोसिस का मतलब है ड्यू टू लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल्स, bone mass is reduced and bone becomes weak and chances of fracture become very high। तो बोन के फ्रैक्चर होने के चांस बड़े हो जाते हैं फीमेल, ओल्ड फीमेल में एज कंपेयर टू मेल। तो जब आप डॉक्टर बनेंगे तो आप कहेंगे सर हमारे पास बूढ़ी लेडीज़ ही क्यों आती हैं, ओल्ड लेडीज़ क्यों आती हैं फ्रैक्चर्स की। हमने, आप तो सब समझदार हो, हमसे क्यों पूछ रहे हो। लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन है आफ्टर मेनोपॉज, जिस वजह से बोन मास कम हो गया है। तो पढ़ लेते हैं इनको भी एक बार। ओस्टियोआर्थराइटिस है ही नहीं आपके कोर्स में, पर ये एज रिलेटेड है, ये भी एज रिलेटेड है। अर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, कहानी खत्म। ओस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर, क्योंकि भाई मेनोपॉज एज के साथ ही तो आएगा। मेनोपॉज कोई यंग एज में थोड़ी आता है, एज बढ़ने के साथ ही तो आता है मेनोपॉज। 45-50, खासतौर पर 50 साल के आसपास। 45 तो कुछ बुक लिख देती है, वैसे अधिकतर बुक ना अराउंड 50 ईयर्स लिखते हैं। किसी का 49 में हो जाए, 51 में हो जाए। एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स। रीजन डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज द कॉमन कोज। तो सारी हमने कोशिश करी आपको लर्न कराने की। गाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो जब यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए हमारे ब्लड में, हमारे जॉइंट में इकट्ठा हो जाए, यूरिक एसिड के क्रिस्टल ज़्यादा हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड गाउट या गाउटी अर्थराइटिस। बुक ने आपके सिर्फ गाउट लिखा है, पर इसका गाउटी अर्थराइटिस भी कहते हैं। सारी बात पकड़ में आ गई।
अच्छे से इसको ज़रा पढ़ लीजिए, एक बार रीडिंग मार लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, हम ये कह रहे हैं अगर आपका पेपर कल सुबह भी है ना, चाहे बेशक ना हो, हम कह रहे हैं अगर है तो भी आपको ये हैंड रिटन कर लेना चाहिए। कितनी देर लग जाएगी? जितनी देर पढ़ोगे उतनी देर लिखोगे। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, पक्का याद हो जाएगा, कल एग्जाम में भी लिखे आओगे। बेशक आप कह रहे हो सर अभी तो अगले महीने है, पर हम कह रहे हैं आप लिख के करो ना इसे, तो प्लीज़ इसे लिख लीजिए। पहले कुछ यहाँ से नोट करना, ये कर लीजिए। अब ज़रा उन डिसऑर्डर को भी एक बार रीड कर लेते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं तो प्लीज़ डाइजेस्टिव सिस्टम के वो देखने के लिए 265 पेज 265 निकाल लीजिए। 265 पेज निकाल लीजिए। इसके भी डिसऑर्डर देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए तो है ना। पहला है जॉन्डिस। जॉन्डिस को हिंदी में पीलिया बोलते हैं। जॉन्डिस को हिंदी में पीलिया बोलते हैं। आपने कहा पीलिया क्या होता है? हमने इंसान पीला पीला दिखने लगता है, स्किन का रंग पीला होने लगता है, आंखों का रंग पीला होने लगता है, इसलिए वो पीलिया कहलाता है। जॉन्डिस को हिंदी में आप पीलिया बोलते हैं। पता नहीं स्पेलिंग हिंदी की सही लिखी है, हाँ सही लिखी है, पीलिया हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं लीवर में हमारे बाइल पिगमेंट्स बनते हैं। लीवर में आपके और हमारे बाइल पिगमेंट्स बनते हैं। बाइल पिगमेंट के 2 एग्जाम्पल बार बार लिखवाए आपको, पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम ना करे, लीवर सही काम ना करे और इनको ज़्यादा बनाए, ज़्यादा बनने लगे, तो ज़्यादा बनेंगे तो ज़्यादा ब्लड में होंगे, तो जब ब्लड में ज़्यादा बाइल पिगमेंट्स होंगे तो हमारा बॉडी पूरा पीला पीला सा दिखती है, इसे जॉन्डिस कहते हैं, यानी लीवर की समस्या है। पढ़िए, लीवर इज अफेक्टेड, जॉन्डिस में लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आई टर्न येलो ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स। इन महाराज जी ने बाइल पिगमेंट के नाम नहीं लिखे, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए बिलीरुबिन बिलीवर्डिन। हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है आपसे, ब्रैकेट में लिख लीजिए। दूसरा है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग आप कहते हैं सर उल्टी आना, यानी कि उल्टी आना। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारा इसोफेगस है, ये हमारा स्टमक है। यानी जो हमारे स्टमक में उसे आगे चलना चाहिए ना इंटेस्टाइन में, पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम नहीं कर रहा, सही काम नहीं कर रहा, हमारा प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ, तो इस मटेरियल को ना बाहर निकालना, इजेक्ट आउट करना है, इजेक्ट करना है। नेचर ने कहा ऐसी चीज़ को बाहर निकालेगी बॉडी जो प्रॉपर डाइजेस्ट ना हो, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम नहीं कर रहा। अब बाहर कैसे निकालेगी? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो वन वे है, फूड ऐसे ही चलता है, ऊपर आता है, उल्टा चलता ही नहीं है। तो नेचर ने ना जो हमारा मेडुला है, याद करो जरा, आपने का याद अच्छी तरह से पढ़े बैठे हैं कि सर ये रहा पोन्स, ये रहा मेडुला, ये गुरुजी ये रहा स्पाइनल कॉर्ड, और ये रहा मेडुला, मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा। इसके अंदर ये सेंटर है, सेंटर मतलब स्पेशल न्यूरॉन्स हैं, स्पेशल न्यूरॉन्स है, और वो स्पेशल न्यूरॉन सेंटर कहलाते हैं। ये वोमिटिंग सेंटर है, ये बस कुछ मुंह में धागा सा है, ये वोमिटिंग सेंटर है। नीट में आ चुका है, फिर आ सकता है। वेयर वोमिटिंग सेंटर इज प्रेजेंट, तो आप कहेंगे मेडुला में है, तो यहाँ से न्यूरॉन मैसेज लाते हैं हमारे एब्डोमेन में, हमारे स्टमक में, और इसको कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। तो आप देखना जब उल्टी आती है ना, तो हमारा ये एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ना चाहते हुए होती हैं, और मेटेरियल बाहर आ जाता है, तो इसे उल्टी होना कहते हैं, वॉमिटिंग कहते हैं। तो ज़रा नोट कर लीजिए, फिर पढ़ते हैं। इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट, पेट का स्टमक का कंटेंट बाहर आना, इजेक्शन होना। थ्रू द माउथ, माउथ से निकलना, माउथ से निकाला भाई, नाक से नहीं निकाला। पर जब उल्टी का प्रेशर तेज होता है ना, और लिक्विड चीज़ हो, तो नाक से भी पानी निकलते हुए देखा होगा आपने। दिस रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स मतलब हमारे हाथ में नहीं है, ब्रेन ने अपने आप कर दिया इस काम को। हम चाह के थोड़ी उल्टी करते हैं भाई, लो भाई, चाह के नहीं करते। रिफ्लेक्स एक्शन है मतलब इनवॉलंटरी एक्शन है। कंट्रोल बाय वोमिट सेंटर, वोमिट सेंटर कहो चाहे वोमिटिंग सेंटर कहो, एक ही बात है।
एनसीईआरटी की इज्जत कर देते हैं, वॉमिट लिख देते हैं। ए फीलिंग ऑफ नोसिया, पहले उल्टी से पहले उल्टी की फीलिंग्स होती हैं और उल्टी की फीलिंग को बोलते हैं नोसिया। तो नोसिया मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। पहले धीरे धीरे ऐसा लगता है उल्टी आएगी आएगी, जी में चला रहा है, जी में चल रहा है, उसके बाद अल्टीमेटली नोसिया के बाद वॉमिटिंग हो जाएगी। अचानक नहीं होती, यानी कि नेचर ने कहा थोड़ा टाइम देना चाहिए भाई इंसान को कि जब उसे फीलिंग्स हो तो वो जाए सही जगह पर जहाँ उल्टी करनी है। वरना तो आदमी अचानक टीवी देख रहा है, नोसिया हुआ नहीं, भाई ये क्या हुआ, तो ऐसा हो जाता ना। तो कुदरत बहुत समझदार है, हम इतने समझदार नहीं है। तो कुदरत ने हमें समय दिया, उल्टी आने से पहले थोड़ी फीलिंग आती है, हम कुछ कदम चल के जा सकते हैं। पर याद हो गया होगा। डायोरिया, डायोरिया यानी कि दस्त लग जाना, दस्त लग जाना। आपने ये क्या है, हमने कहा ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये रेक्टम है, ये एनस है। अगर इसको बड़ा करें तो ये है ना इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये रेक्टम, एनस। तो जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से अनडाइजेस्टेड फूड लिक्विड फॉर्म में निकले, लिक्विड फॉर्म में निकले, जल्दी जल्दी बार बार थोड़ी थोड़ी देर में टॉयलेट जाना पड़े, लेकिन लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है, तो डायोरिया है। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। इन्फेक्शन यूजुअली होता है, कहते हैं बाहर का मत खाइए, बाहर का क्यों ना खाएं, अच्छी स्वाद लगता है, लेकिन अगर खुला खाएंगे तो पैथोजन के चांस बढ़ेंगे, तो इसलिए बाहर का बुरा है। वैसे होता वो भी वही सब्जी है, वही मसाले, सब कुछ वही है, बस वहाँ सफाई कम है, इसलिए बाहर का बुरा होता है थोड़ा सा। डायोरिया, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, बाउल कहते हैं पेट की, इसकी मूवमेंट ज़्यादा हो रही है। इंक्रीज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी बढ़ गई, लिक्विडिटी बढ़ गई। और फैकल डिस्चार्ज, फैकल डिस्चार्ज कहते हैं फीसेस को, फीसेस कहो या फैकल डिस्चार्ज कहो। इट बिकम्स लिक्विड, लिक्विड होने के कारण और बार बार मूवमेंट हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है एब्डोमेन में, बॉवल में, तो बाहर निकले जा रहा है। दिस रिड्यूसेस द फूड एब्जॉर्प्शन। फूड एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, जब बाहर ही निकले जा रहा है बॉडी से मटेरियल, तो एब्जॉर्प्शन अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए जिनको दस्त लग जाते हैं, फूड का भी लॉस, वाटर का भी लॉस, तो एक दो बार जब दस्त चला जाता है, कोई टॉयलेट चला जाता है, लिक्विड फूड आता है, तो उसे वीकनेस सी आ जाती है, तो तुरंत उसे हमें चीनी नमक का घोल पिलाना चाहिए, वरना पानी की कमी होने से, डिहाइड्रेशन होने से डेथ हो जाएगी। तो याद रखिए, जब भी किसी को घर में दस्त लग जाए तो हमें थोड़ी चीनी, थोड़ा सा नमक, नहीं तो बना बनाया भी आता है बाजार में इलेक्ट्रॉल के नाम से, आप डॉक्टर से भी लिखवा सकते हैं, सीधा मेडिकल स्टोर से ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी ला सकते हैं, यानी वही चीनी नमक का घोल। अगली डिसीज है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। इसका जस्ट उल्टा, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। डायोरिया में लिक्विड हो गया और कॉन्स्टिपेशन में ये मटेरियल, ये फीसेज इतनी हार्ड हो गई, इतनी हार्ड हो गई कि वो बॉडी से बाहर निकल ही नहीं पाती। ऐसे ऐसे मरीज हमारे पास आए हुए हैं जो 10-10 से 15-15 दिन तक टॉयलेट नहीं गए और खा रहे हैं लगातार, वो अंदर सूखती जा रही है, इंटेस्टाइन में फीसेज चिपक गई है सूख सूख कर। फिर एनीमिया देते हैं, एनीमिया मतलब एनस से दवाई अंदर इंजेक्ट करते हैं, ये लिक्विड बनाते हैं, फिर वो बॉडी से बाहर निकालते हैं। यानी जो भी हमने बोला एनीमा देते हैं, एनीमा मतलब दवाई देते हैं थ्रू द एनस, और वो लिक्विड बनते ही बॉडी से 2-4 मिनट के अंदर प्रेशर बन जाता है। तो कब्ज एकदम जस्ट उल्टा है, यानी कि इन कॉन्स्टिपेशन फीसेज आर रिटेन्ड विद इन द कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन का ये सारा पोर्शन कोलोन कहलाता है, ये कोलोन है, और ये पाउच रेक्टम है। तो कोलोन में हमने क्या कहा, आदमी खाता रहता है पर अंदर ही अंदर ये फीसेज सूखती रहती है और इकट्ठी होती रहती है, ये कब्ज है। यानी कि एक तरह से ट्रैफिक जाम हो गया है, ट्रैफिक जाम है। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कॉन्स्टिपेशन है, और यही हर बीमारी की जड़ है। जब आप डॉक्टर बनेंगे तो आप सबको यही कहते फिरेंगे, सबसे बड़ी जड़ है कॉन्स्टिपेशन, बीमारियों की जड़ है, इसे दूर करो, इसे दूर करो। हाँ जी, कॉन्स्टिपेशन पढ़िए। इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेज आर रिटेन विद इन द कोलोन एज बाउल मूवमेंट्स अगर इरेगुलरली। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस विद इन कोलोन इतना याद रखें। इंडाइजेशन, इंडाइजेशन को कहते हैं अपच। आपने कहा ये हिंदी बड़ी खतरनाक हो रही है सर, हमने बिल्कुल सही कह रहे हो, बड़ी बुरी लगती है हमें तो ये ऐसे ऐसे वर्ड। अपच यानी जब खाना ना पचे तो इंडाइजेशन, ये अपच हो गया।
खाना क्यों नहीं पचता, हम टेंशन में है, मान लो स्ट्रेस में है, एंजाइटी है, तो भी उसका असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है और हमारे एंजाइम्स रिलीज ही नहीं होते, तो तब हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, तब डाइजेस्ट नहीं होता। मालूम तेज़ मसाले वाले खाते हैं तो भी हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता समय पर। हम मान लीजिए फूड इरेगुलर खाते हैं कभी कभी, तो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता, तो हमें इंडाइजेशन हो जाता है। पर इसका मेन रीज़न है स्पाइसी फूड लेना, ज़्यादा मसाले। इन दिस कंडीशन फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू ए फीलिंग ऑफ फुलनेस। पेट हमेशा फूला फूला सा लगेगा क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। कॉजिंग ऑफ इंडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइम का कम सिक्रीशन होना। क्यों होंगे एंजाइम कम? स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, जल्दबाजी में है। एंजाइटी कारण है, फूड पॉइजनिंग है, ओवर ईटिंग, जरूरत से ज़्यादा ही भर लिया तो एंजाइम कम महसूस होने लगे। एंजाइम सही थे पर भर ज़्यादा लिया। कभी कभी ना रिसेप्शन में जाते हो, मैरिज में, यहाँ तक भर लेते हो, वो भी खा ले वो भी खा ले, 2-2 बार ले ले, तो ऐसा मत करना। एंड स्पाइसी फूड, और एक स्पाइसी फूड, सारे याद हो गए। पर इस साल, इससे मतलब जस्ट पिछले साल एक बीमारी और जुड़ गई, PEM, यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और इस सारे डिसऑर्डर लिख लेंगे, इसको जरा समझ लेते हैं थोड़ा अच्छा सा। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, सीधी सी बात है, प्रोटीन की कमी होना और एनर्जी यानी कि कैलोरी की कमी होना, कैलोरी कमी होना, प्रोटीन और कैलोरी कमी हो रही है। यानी जितनी एक ग्रोइंग बच्चे को, एक ग्रोइंग बेबी को प्रोटीन चाहिए और कैलोरी चाहिए, उतना नहीं मिल रहा। ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब फूड का अरेंजमेंट, और माल जब लग जाता है ना किसी के, तो मतलब एबनॉर्मल, डिस्टर्ब। तो डिस्टर्ब न्यूट्रिशन किसका? प्रोटीन एंड कैलोरी का, यानी एनर्जी का। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन समझ में आ रहा है कि बेबी के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर प्रोटीन और एनर्जी यानी कैलोरी का न्यूट्रिशन सही ढंग से ना होना, यानी सीधी बात है बच्चों को फूड नहीं मिल रहा। हम मोटे तौर पे कहते हैं कि भाई प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में 2 बीमारी होती है, मेरास्मस और क्वाशियोरकर। इसके बहुत कारण हैं। अचानक किसी देश में अकाल पड़ जाना, अकाल पड़ जाएगा तो खाना जनता को कहाँ मिलेगा? फेमाइन मतलब अकाल आ जाना। या देश के अंदर कुछ ऐसी बीमारी फैली, क्रॉप ही खत्म हो गई, क्रॉप ही खत्म हो गई। या किसी 2 देश लड़ रहे हैं, एक देश ने इतने बम मारे उसकी फसल नष्ट कर दी। लड़ाइयाँ भी किसी देश को कंगाल बना देती हैं। रिसेंटली बांग्लादेश का एग्जाम्पल लिखा है बुक के अंदर। लेकिन कुल मिलाकर के जो एक बच्चा है जिसकी उम्र विदिन 1 ईयर है, विदिन 1 ईयर है, तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ग्रोइंग बच्चा है, उसकी ग्रोथ होनी है, तो वो अपनी माँ से दूध पीता है, यानी वो मदर्स मिल्क पीता है, मदर का दूध पीता है, मदर से मिल्क पीता है। मिल्क से उसे प्रोटीन भी मिलती है और कैलोरी भी मिलती है, दोनों चीज़ मिलती है। तो माँ के दूध को अमृत कहा जाता है। हमने कहा अमृत है माँ का दूध, डॉक्टर भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई माँ का दूध अमृत है, तो उसे ढंग से 12 से 15 महीने दूध पिलाना चाहिए हर माँ को, अपने बच्चे को 1.5 साल तक पिलाना चाहिए। वो बात आप 12th में पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर में आएगा। डिलीवरी के 8 से 9 महीने बाद, 8 महीने तक लगभग सही अमाउंट में बनता है, पर धीरे 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 मिल्क की जो बनने की टेंडेंसी है ना, वो कम होने लगती है। लेकिन बनने को वो 17-18 महीने तक भी बनता रहता है आफ्टर डिलीवरी, मदर के ब्रेस्ट में। लेकिन मदर को लास्ट टाइम तक पिलाना चाहिए, क्योंकि वो उसे प्रोटीन भी देगा, कैलोरी भी देगा। पर कभी कभी क्या होता है, कुछ मदर जाने अनजाने में किसी की गलत सलाह पर अपने बच्चों का दूध छुड़वा देती, यानी अपना दूध नहीं पिलाती। वो अपना दूध नहीं पिला रही, उसे और फूड खिला रही हैं, या किसी और अदर एनिमल का फूड खिलाया जा रहा है। कुदरत ने हर माँ को उसके हिसाब से बनाया, उसके दूध को उसके हिसाब से बनाया। गाय भैंस के, खास तौर पे भैंसों के दूध में, बफेलो के दूध में फैट बहुत ज़्यादा होता है, फैट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैट है। तो गाय के में उतना नहीं है, तो फैट, प्रोटीन डिस्टर्ब हो गया। किसी को प्रोटीन ज़्यादा मिल रहा है तो कैलोरी कम मिल रही है, किसी को प्रोटीन भी ज़्यादा मिल रहा है, कैलोरी भी ज़्यादा मिल रही है, तो भी बॉडी में एक एबनॉर्मलिटी आ गई। उसे बोलते हैं मेरास्मस। मेरास्मस अभी पढ़ लेंगे, मेरास्मस।
उससे बॉडी भी वीक होगी, मेंटल डेवलपमेंट भी सही नहीं होगा, फिजिकल डेवलपमेंट भी सही नहीं होगा। तो कुदरत ने हमें जब अपने ह्यूमन माँ के पैदा किया तो हमें माँ का दूध पीना चाहिए, क्योंकि उनके दूध में हर वो चीज़ है जो हमारी फिटनेस के लिए ज़रूरी है। और किसी और माँ का दूध पियेंगे, किसी और से ह्यूमन की बात नहीं कर रहे, गाय भैंस, ठीक है, इनके दूध यूजुअली हम पीते हैं, बकरी, तो उनका दूध हमारे लिए सूटेबल नहीं है इतना, वो उनके बच्चों के लिए सूटेबल है। लेकिन कई माताओं की डेथ हो जाती है बेचारियों की, डिलीवरी के वक्त डेथ हो गई, तो उस बच्चे को ये बाहर का फूड खिलाना, बाहर का दूध पिलाना मजबूरी है। कई बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता, या तो बनता नहीं है, या वो पिलाती नहीं है, या माँ ही नहीं रही, डेथ हो गई। तो ऐसी कंडीशन में हम उन्हें ऐसा फूड देते हैं कि प्रोटीन तो है पर उसमें कैलोरी कम है। तो प्रोटीन कम हो या कैलोरी कम हो, दोनों बच्चों की ग्रोथ को बेकार करेगा। बच्चे को दोनों चीज़ चाहिए ग्रोथ के लिए, प्रोटीन भी और कैलोरी भी, प्रोटीन भी और एनर्जी भी। जब भी इसका न्यूट्रिशन डिस्टर्ब होगा तो वो माल न्यूट्रिशन होगा। एक बार इसको देख लेते हैं, लास्ट है, हो सकता है आपके स्कूल के सर यही देने वाले हों। लेफ्ट हैंड साइड पर निकालिए भाई, आ जाओ, खुल जा सिम सिम, आजा 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 भाई, ये आ गया है PEM, पेज नंबर 266। डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरी आर वाइड स्प्रेड इन मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्री ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये आगे की 3-4 लाइनें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें लिखा है पॉलिटिकल की वजह से, लड़ाई की वजह से, इसे मारो। नेक्स्ट पैरे में आइए, मेरास्मस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरास्मस इज प्रोड्यूस्ड बाय साइमल्टेनियसली डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी। जब दोनों ही कम हो जाएं, उस बच्चे में हो जाए जिसकी 1 साल से उम्र कम है, क्यों? इफ़ मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय टू अर्ली, बहुत जल्दी रिप्लेस कर दिया गया बाय अदर फूड के द्वारा, विच आर पुअर इन बोथ, जिसमें प्रोटीन भी नहीं थी, कैलोरी भी नहीं थी। तो द ओफन हैपन्स, दिस ओफन कब होता है? इफ़ मदर हैज़ सेकेंड प्रेगनेंसी, जब पहला बच्चा हुआ, अभी इसकी प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं हुई, इसको अभी 2 साल भी नहीं हुए, और जस्ट इसकी डिलीवरी के 8-9 महीने में फिर एक बच्चा हो गया। यानी जब 2 बच्चों में गैप कम होगा तो पहले वाले को नेचुरली दूध कम मिलेगा माँ का, इसलिए डॉक्टर कहते हैं ना 3 साल का गैप रखो कम से कम। तो दिस ऑफन हैपन्स इफ मदर हैज सेकेंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग, जबकि पहला हुआ बच्चा भी बहुत यंग है, अभी 1 साल का भी नहीं हुआ ढंग से, और दूसरी संतान हो गई, तो नेचुरली भाई इसकी डाइट पर डाका डलेगा। इस सेकंड वाली प्रेगनेंसी में जो बच्चा पैदा हुआ डाका डालेगा, क्योंकि इसे मदर ज़्यादा दूध पिलाएगी, नेचुरली इसे कम मिलेगा, इसे मेरास्मस हो जाएगा। इन मेरास्मस प्रोटीन डेफिशिएंसी इम्पेयर, खराब करती है, बर्बाद करती है। इम्पेयर्स मीन्स बर्बाद करना, खराब करना। ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन। एक्सट्रीम इमैसिएशन, दुर्बलता, वीकनेस ऑफ द बॉडी। थिनिंग ऑफ लिम्ब, पैर पतले पतले हो जाएंगे। रिजल्ट इन स्किन बिकम्स ड्राई, स्किन ड्राई हो जाएगी, पतली हो जाएगी, झुर्रियाँ हो जाएंगी। छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा, आपको बूढ़ा सा लगेगा, बूढ़ा सा हो गया। ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन, लगातार वेट घटता रहेगा कंसिडरेबली। इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन की फैकल्टीज सब डेवलप नहीं होंगी, अंडर डेवलप रह जाएंगी। जो हमने कहा, बच्चा दिमागी रूप से कमज़ोर होगा, फिजिकल रूप से कमज़ोर होगा, कारण उसको 1 साल की उम्र से भी कम, पहले ही कम उसको प्रोटीन और कैलोरी कम मिल रही थी, क्योंकि यूजली मदर के सेकंड बच्चा जल्दी हो गया है, या मदर ने दूध छुड़वा दिया है कि भाई हम नहीं पिलाएंगे। क्वासियोरकर, प्रोड्यूस्ड प्रोटीन डेफिशिएंसी हुई बट कैलोरी की नहीं हुई। गाय भैंस का दूध पी रहे हैं खूब, माँ ने अपना दूध नहीं पिलाया, गाय भैंस का पिलाया, तो गाय भैंस के अंदर क्या हुआ? प्रोटीन तो डेफिशिएंसी से प्रोटीन कम होती है, फैट ज़्यादा होता है, इसलिए आप घी निकालते हैं ना गाय भैंस के दूधों से। अनएकम्पनीड, एक्म्पनीड नहीं, अनएकम्पनीड यानी ये ना होना। प्रोटीन डेफिशिएंसी है बट कैलोरी डेफिशिएंसी नहीं है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय हाई कैलोरी है, लो प्रोटीन डाइट है। कैलोरी ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पर प्रोटीन कम है। और ऐसे बच्चों को अगर ऐसी डाइट मिले 1 साल से कम उम्र में, जैसे मेरास्मस है तो क्वासियोरकर हो जाता है। मेरास्मस में दोनों कम, क्वासियोरकर में कैलोरी, प्रोटीन कम, कैलोरी ज़्यादा। आ जाओ जी। कारण क्या होगा? मसल वेस्ट हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, थिनिंग हो जाएंगे हाथ पैर, ग्रोथ फेल हो जाएगी, ब्रेन डेवलपमेंट कम हो जाएगा। सिम्टम वही है ऑलमोस्ट, बस रीज़न अलग है। मेरास्मस में दोनों कम,
क्वासियोरकर में एक कम, बट दोनों बोथ मेरास्मस एंड क्वासियोरकर आर द रिजल्ट ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो प्लीज़ लोकोमोशन वाली डिसीज़ और ये वाली डिसीज़ आज लिख देना, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के लिख देना। बेशक पेपर आपका दोपहर के बाद है, सुबह ही पेपर है, फिर भी लिख देना, याद हो जाएगा। तो मुलाकात होगी 12th क्लास में, तब तक खुश रहिए, नमस्कार।